हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप लोग को पता होगा कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो आ चुका है और आज अपने दूसरी वीडियो की बारी है जिसमें हम उससे आगे सीखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने बेसिक कैलकुलेशन के सारे कॉन्सेप्टों को क्लियर करें। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने उस दिन गुना, भाग और भी तरह के कैलकुलेशन को आसानी तरीके से समझा था, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज बेसिक कैलकुलेशंस के घन और घनमूल चैप्टर को देखेंगे कि कैसे हम कम समय में बड़े से बड़े घन को निकाल सकते हैं और बड़े से बड़े घनमूल को ईजिली बिना किसी कैलकुलेशन के आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि घन का मतलब होता है पावर में q, यानी किसी भी संख्या का पावर यदि q है, यानी उसी संख्या को उसी से 3 बार यदि हम गुना करते हैं तो किसी संख्या का घन प्राप्त होता है। और घनमूल के लिए हम गुणनखंड विधि से यदि बनाते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में से 3 गुणनखंड के बदले 1 बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम आज घन और घनमूल की संक्षिप्त विधियाँ सीखेंगे। मात्र एक ही विधि है जिससे आप सारे घन और घनमूल इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मित्रों, हम यदि लेते हैं कि 15 का घन क्या होगा। जैसे आप बेसिक में जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर यदि चाहे जितना भी हो, 1 का तो सिंपल रैखिक कहते हैं, 2 हो तो द्विघात हो जाता है स्क्वायर, 3 हो तो क्यूब कहते हैं। तो सिंपल सी विधि है। अगर आप लोग गुणनखंड में करते हैं तो इसको 15 गुना 15 गुना 15, यानी इसको 3 बार गुना करने के बाद जो भी गुणनखंड प्राप्त होता है वो आपका आंसर होगा। परंतु मित्रों, हमें इस चीज़ को, ये जो 15 गुना 15 है, उतना ना करके हम इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर अगर हमें 15 का घन संक्षिप्त विधि में निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम मित्रों, ये देख रहे हैं कि ये 2 अंकों की एक संख्या है, 1 और 5। 15 में एक यूनिट डिजिट पे 5 है और 10 डिजिट पे 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यूनिट डिजिट पर संख्या है उसका घन लिख लेते हैं। तो 5 का यदि आप घन कीजिएगा तो 25 25 5 125 होगा। ठीक उसी प्रकार आप इधर वाले कर लीजिए। 1 का घन यदि आप करेंगे तो स्वाभाविक सा है कि 1 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसमें अगला स्टेप में क्या करना है कि इस 5 का स्क्वायर कीजिए, यानी 5 का स्क्वायर 25 और बगल वाली संख्या से गुना कर दीजिए। तो 25 एकम 25। ठीक, और ठीक जैसे आप इधर से किए हैं इधर से भी एक स्टेप और करना होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और गुना 5, यानी 5 हो गया। अब इसको डबल कर दीजिए। 25 का डबल कितना होता है? 50। 5 का डबल 10। अब जोड़ दीजिए। तो ये देखिए, जोड़ेंगे तो ये 5 जो है ये केवल 5 आएगा। आगे की जो 2 संख्याएं हैं वो शेष हो जाती है, यानी जिसको आप हासिल कहते हैं। तो ये जो 12 है, आप इसको 12 को यहाँ से हटा करके आप यहाँ कर लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7। अब केवल इस जोड़ लीजिए, 7 हो गया। अब इसके आगे भी जो संख्याएं बची हुई है वो शेषफल में हो जाएगी। तो शेष संख्या जो बची है 5 2 7 1 8, इस 8 को यहाँ पे रख लीजिए। अब ये 5 भी खत्म और ये भी खत्म, बचा आपके पास ये है। तो 10 5 15, 15 और 8 23। तो 23 का हम 3 लिख लेंगे, 2 मेरे पास रिमाइंडर रहेगा, जो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसका कहानी खत्म हो गया मित्रों। 2 और 1 3, यानी 15 का क्यू यदि आप कीजिएगा तो 33 75 होगा। इजी वे में मित्रों, ये आपको बताने के लिए हमने इतना कैलकुलेशन किया है। अगर आप इसका रियाज करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप बड़े से बड़ा भी से का भी क्यूब आप इजी वे में निकाल सकते हैं। आइए 2-3 एग्जाम्पल हम और समझते हैं।
लेकर के। तो दूसरा एग्जाम्पल में हम जैसे लेते हैं, यदि आपको 11 का क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखिए, एक जो दाहिने तरफ से ये इकाई बोलते हैं, इसे दहाई। तो सबसे पहले इकाई 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और इस 1 का क्यूब करेंगे ये भी 1 ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इस इकाई अंक का वर्ग कीजिए, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और बगल वाले से गुना कर दीजिए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे ये भी 1 होगा, और जैसे आपने यहाँ किया वैसे ही इधर से कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 से गुना करेंगे तो ये भी 1 ही होगा। बशर्ते मित्रों इन दोनों, यानी जो चौथे नंबर पे है और पहले नंबर पे है, इसको यूं ही छोड़ देते हैं। बाकी जो बीच में दूसरी और तीसरी संख्या है, इसको हमने 2 गुना करना है। तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये भी 1 का 2 गुना कीजिएगा 2। अब जोड़ दीजिए, 1 2 1 3, 2 1 3 1, यानी 11 का क्यूब 1331 होता है। आपको समझाने के लिए एक दो तीन एग्जाम्पल हम और देखेंगे। जैसे आपको मान के चलिए कि 16 का क्यूब निकालना है, तो इसका स्टेप क्या है मित्रों, बिल्कुल उसी तरह से आप 6 का क्यूब कीजिए, कितना हो जाएगा 216 होता है। 1 से 10 तक तो क्यूब आपको इजी वे में याद रहना चाहिए, तभी आप आसानी से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। 1 का क्यूब फिर 1 हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक ये जो इकाई अंक है इसका वर्ग कीजिए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और बगल वाली संख्या से गुना कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर से इसमें गुना करना। तो 6 का स्क्वायर 36 और 1 36 ही हुआ, और 36 को 2 से गुना कर दीजिए, 36 दूना 72। अब जैसे 6 का हुआ उसी तरह की से 1 का वर्ग कीजिए तो 1, और 1 में 6 से गुना कीजिए तो 6 ही होगा, और इसका डबल कर दीजिए तो 12। अब इसको जोड़ते हैं। जोड़ते समय ही ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि केवल हमें इकाई अंक को ही लेना है, उसके आगे जो भी उसकी दहाई संख्या है या सैकड़े वाली संख्या है, उसको हम अगले संख्या में रिमाइंडर यानी शेष के रूप में जोड़ देते हैं। तो 6 का यहाँ पे आपका 6 हो गया। अब देखिए आपके आगे 21 बचा हुआ है, इस 21 को आप यहाँ रख लीजिए और इसकी कहानी खत्म। अब इसको जोड़िए, इसमें भी केवल आपको इकाई अंक की ही ज़रूरत है, 6 2 8 1 9। ठीक, अब ये जो रिमाइंडर बचा हुआ इसमें अगले में ले लीजिए, 7 3 10 2 12, ये भी खत्म हो गया। अब इसमें भी केवल इकाई अंक लीजिए, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का शून्य हो गया। 1 आपके पास शेषफल बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 1 2 और 1 पहले शेष बचा है 3, 3 को यहाँ पे ले लीजिए, इसको काट दीजिए, 3 1 4। आशा है मित्रों आप सभी को ये समझ में आया होगा। यदि किसी भी मित्रों को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वे हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा उसको अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक बात है मित्रों भी घन की, तो ये तो घन हो गया। आप अपने से 10 20 या 15 कम से कम आप जितना रियाज करेंगे उतना ही आप इसमें जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि किसी भी, जैसे हमने घन निकाल लिया शॉर्ट टर्म में, उसी प्रकार हम घनमूल को कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हम किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या जो घन मूल होगी उसको हम लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये 1331, देखिए ये एक करनी है जिसको हम यहाँ पर यदि 3 रहे तो इसको घन या घनमूल की श्रेणी में रखते हैं। इसको हम करणागत और इसको करणी घात कहते हैं। ये, और इसे आप तो जानते हैं ये रूट का सिंबल है। तो इस घनमूल को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स रूल है।
जिसमें आप मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कुछ संख्याएं हैं जिनका घन वही होता है, मतलब 1 का यदि आप क्यू कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक, 2 का कीजिएगा तो ये जो, जैसे एक बार हम आपको एक साथ वाले का बता देते हैं, और जैसे 1 जैसे 1 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 0 हुआ, 5। ये देखिए, ये सभी ऐसी संख्याएं हैं किसी भी घनमूल के अंत में यदि इकाई अंक पर ये संख्याएं हो 1 4 6 0 5, तो उनका घनमूल का इकाई अंक भी वही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, इसे कोई याद नहीं करने की ज़रूरत है, आप क्यों भी सिंपल कर सकते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 का क्यू आपका 1 ही होता है, 4 का क्यू कीजिएगा तो 4 चौका 16 चौका 64, इकाई डिजिट पे 4 ही आता है। 6 कीजिएगा तो 6 6 36 छक्का 216, इकाई अंक पे 6 ही आया। 0 का क्यू कीजिए 0 ही आएगा। 5 का कितना भी बार क्यू कर लीजिए, इकाई अंक पर 5 ही होगा। और इन सबको छोड़ने के बाद जो आपका बचता है, 2 हुआ, 3 हुआ, अब क्या बचा है, 2 3 7 8। तो इन ये जो 4 संख्याएं हैं ये 10 का युग्म बनाती है, यानी 2 में कितना जोड़ेंगे कि 10 यानी 8, यानी 2 का क्यू कीजिएगा तो 8 आता है। ठीक उसी प्रकार 3 है तो इकाई अंक पे 7 आएगा, करके भी देख सकते हैं। 3 का 9 तिया 27, तो 7 है तो इसका तो 3 आएगा, 8 है तो इसका 2 आएगा। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर जितना याद रखेंगे कैलकुलेशन आपका उतने करने से बचें, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने से सीधे बचना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें सीधे आंसर चाहिए, क्वेश्चन पढ़ें और उसका सॉल्यूशन चाहिए, और ये तभी हो सकता है जिसमें आपको जिसकी बेसिक ज़रूरत है उसे आप मेमोरीज कर लें। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, छोटा सा 2 या 3 सेकंड से भी ज़्यादा कम समय में लगेगा। यदि आप 1 से 9 तक का क्यूब याद रखते हैं तो उसके इकाई डिजिट आपको तुरंत पता हो सकते हैं। अब इकाई डिजिट जब पता हो तब आइए मित्रों कि आखिर कैसे देखते हैं कि किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या का हमें क्यूब निकालना हो तो क्या कर सकते हैं। देखिए, इकाई अंक पे 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, और आप ये जानते हैं कि घनमूल में 3 अंक के बदले 1 अंक निकलता है, तो 3 डिजिट को छोड़ दीजिए। अब ये क्या बचा, 1 बचा है। तो जैसे आप भाग देते समय किसी भी संख्या में यदि भाग का ये नियम है, इसे बोलते हैं भाज्य, भाजक, और यहाँ पे जो आता है भागफल। यानी भाज्य का भाग के नियम है कि भाज्य से भाजक से भाग तभी लगता है या जो भाज्य के बराबर हो या भाज्य से छोटा हो। आगे नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि 2 में हमें 3 से भाग देना है तो या तो ये उतना ही मर्त में भाग लेंगे या 3 ही आ जाए या 3 से कम आए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि 2 दिए 4 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये भाग के नियम गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आपको क्या करना है कि इस 1 को देखिए कि यह किस संख्या के घन के अंतर्गत आएगा। तो 1 का घन तो 1 ही होता है, और 2 का घन करेंगे तो 8। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, या तो उसके बराबर आ जाए या उससे कम हो जाए। तो यानी 1 जो है 1 ही के घन के अंतर्गत आएगा, तो इसका आंसर हो गया 11। और 2-4 एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, 15,625। ये एक संख्या है जिसको आपको बताना है कि यह इस संख्या का घनमूल क्या होगा। तो जैसा कि आपको हमने बताया है कि 5 यदि 0 2 0 5 1 4 और 6 ये ऐसी संख्या है जिनका इकाई अंक का घन उतना ही होता है।
तो 5 का घन यदि कि देखिएगा तो 5 ही आएगा। अब 3 अंक को छोड़ दीजिए, बचा कितना, ये 15 बच गया। तो 15 जो है किस घन के अंतर्गत आएगा आपको ये देखना होगा। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। तो देखिए 3 का घन करते हैं तो 27, जबकि मेरे पास संख्या कितनी है 15, यानी हम ऑब्जेक्टिव है कि हम 3 को प्रीफर नहीं करेंगे। किसको कर सकते हैं, 2 को। इस संख्या से घन जो होगा या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे कम। तो इसका आंसर हम क्या हो, 2 यहाँ पर क्या करेंगे 2, यानी 15,625 का घनमूल क्या होगा 25 होगा। ऐसे आप अपने कैलकुलेटर के हिसाब से आप बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के इजी वे में कीजिए, ताकि आप जितना रियाज करेंगे उतना ही सफल होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिए अभी तक हमने अपने सिंपली सरलीकरण के चैप्टर में गुणा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, घन और घनमूल पढ़ लिया। उसके बाद आता है हमें विभाज्यता का नियम, यानी किसी भी संख्या में बिना भाग दिए क्या हम बता सकते हैं कि यह संख्या विभाजित होगी या नहीं। तो ध्यान से विभाज्यता के नियम में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10, 11 तक ही अधिक से अधिकतम संख्या का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें बताइए। इसमें केवल आपसे प्रश्न ये रहता है कि क्या दी हुई संख्या अमुक संख्या से विभाजित है या नहीं। तो बिना भाग दिए कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी संख्या दी हुई संख्या से विभाजित है या नहीं। तो जहाँ तक बात है मित्रों 1 की, तो 1 एक यूनिवर्सल नंबर है जो किसी भी संख्या में भाग लग जाता है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। 2, अब यदि 2 से भाग लगने वाला हो किसी संख्या में, तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संपूर्ण संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 250, 54, 36, 38, चाहे कुछ भी हो, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे ये सारी संख्या ये सभी संख्याएं हो 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या आपकी पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि ऐसी संख्याएं यदि दी हुई संख्याओं का अंकों का मान उसके योग जो होगा 3 से विभाजित हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक संख्या दी हुई, आपको इसमें बिना भाग दिए बताना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। सिंपल सा इसके लिए हम क्या करते हैं कि मित्रों इसको जोड़ लेते हैं। 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 26, 26 और 8, 26, 4, 30 और 4, 34। जाहिर सी बात है कि 34 जो होगी वो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये दी हुई संख्या आपको 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए हम एक दूसरी संख्या लेकर देखते हैं जो 3 से विभाजित होगी। जैसे आप सिंपल लीजिए 81। आप सिंपल जानते हैं कि 9 के 3 से 27 या 81 होता है, और इसको जोड़ के देखिए 8 + 1 कितना हो गया 9। 9 यदि 3 से विभाजित है, तितरी का 9, तो पूरी संख्या यानी 81 जो होगी वो भी विभाजित होगी। एक दूसरी संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आइए, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या ये देखते हैं 3, 4, 5, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 21, 21 और 8 29। अभी भी इसमें एक और जोड़ दीजिए
ताकि पूरे 30 हो जाए। और 30 हो जाने पर ये संख्या जो होगी देखिए 4 3 7 7 6 13 13 7 20 और 20 3 4 7 7 6 13 13 7 20 20 8 28 28 1 29 एक और जोड़ लीजिए 29 1 30। अब 30 जो है पूरी संख्या जो है 3 से तो 30 कटता है। आइए अब इसको देख लेते हैं कि क्या ये संख्या 3 से कट रही है या नहीं। 3 से यदि आप भाग लगाएंगे तो 3 इकाई 3, ऊपर से उतरा 4, फिर 3 इकाई 3 1 6 3 5 15 1 7, फिर 3 5 15, 7 में से 5 गया 2, अब ऊपर से उतरेगा 8, 3 9 27 1 1 तितिरी का 9 2 और 1 3 7 21। देखिए हमने जब लंबी प्रोसेस से भाग देकर दिया तो देखा कि ये संख्या पूरी तरीके से कट गई। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। आइए अब अगली संख्या पे चलते हैं। 3 के बाद 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए 516। और देखिए 16 अंतिम 2 डिजिट है, ये 4 से कटने वाला है। तो अब पूरी की पूरी संख्या देखते हैं कट रही है या नहीं। तो 4 में भाग कीजिएगा, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 11, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, ऊपर से उतरा 6, 4 9 36। देखते हैं कि जब हमने इस संख्या को लंबी भाग प्रोसेस से देखा तो देख करके क्या पता चला कि संख्या जो है अंतिम 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। आप और एक दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे 512, इसमें भी यदि आप देखिए अंतिम 2 डिजिट 4 से कटने वाला है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतरा 1, 4 दूना 8, 11 में से 8 गया 3, ऊपर से उतरा 2, 4 8 32। तो देखा आपने मित्रों कि यदि भी किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। आइए आगे बढ़कर दूसरे अंकों पर भी विचार करते हैं। जहाँ आप 4 का हो गया 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी। जैसे 50 25 55 100। देखिए ये जो भी संख्याएं हैं सभी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 की बारी है। तो 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या आप 6 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपने 2 का विभाज्यता नियम चेक कर लिया है कि यदि अंतिम में 0 2 4 6 8 हो तो पूरी की पूरी कट जाएगी। और 3 का विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है, यदि 2 तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे जांचने में भी बिल्कुल आसानी है। आइए एक एग्जाम्पल के तौर से आप समझते हैं कि 4 3 6 एक संख्या है 436। इसका हमें जांच करना है कि क्या ये संख्या 436 से विभाजित होगी या नहीं। तो जैसा कि 6 जो है देखते हैं कि 3 और 2 का गुणनखंड है। यदि ये 3 और 2 दोनों से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो अंतिम डिजिट पर 6 होने के कारण ये 2 से तो कट जाएगा ऑलरेडी। अब बचा 3 का, तो इसको जोड़ करके देखिए क्या इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है। 4 3 7 6 13। तो 2 मित्रों इसमें इसको काटने के लिए 2 एलिमेंट्स 3 और 2, तो 2 के कारण तो 6 के कारण 2 से तो कट जाएगा।
लेकिन अंकों का योगफल 13 होने के कारण ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। इसका मतलब कि ये 436 जो है 6 से विभाजित नहीं है। आइए कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है। तो एग्जाम्पल में लीजिए 7, 9, 8, 798। ये देखिए 9, 7, 16, 16, 8, 24, यानी 24 3 8 24 3 से कट रहा है और अंतिम डिजिट पर 8 है, जिसके कारण यह 2 से भी कट जाएगा। तो भाग देने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। आइए अब इसको जांच लेते हैं कि क्या आपने यह कथन पर पूर्णतः सत्य उतरता है या नहीं। तो 6 से यदि भाग देते हैं तो 6 इकाई 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतरा 9, 6 18, तो ये देखिए 1 ऊपर से उतरा 8, 6 18। तो देख रहे हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो पूरी की पूरी संख्या भी 6 से विभाजित होगी। आइए अब अगली संख्या 7 पे बढ़ते हैं। सात का विभाज्यता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्याओं में से घटाने पर शेषफल यदि 7 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मित्रों एक ऐसी संख्या लेते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो कि ये 7 से डिविजिबल है। जैसे देखिए 63। आप सभी जानते हैं कि 7 के पहाड़े में 9 बार में 63 आती है। पहले हम छोटी संख्या से देखते हैं, आगे हम बड़ी संख्याओं को लेंगे। तो इसका 63 में देखिए इकाई अंक कितना है, 3 है। 3 का 2 गुना कर दीजिए, कितना आया, 6। इसमें तो कम हो जाएगा मित्रों, कुछ बचेगा ही नहीं। 6 में से 6 कर देंगे तो 0, यानी कम से कम आपको 3 अंकों वाली संख्या लेनी होगी। जैसे 7 का क्यूब 343 होता है। 100 तक के अंदर के 7 को डिविजिबिलिटी आप आसानी से यूं ही कर सकते हैं, इसके लिए किसी नियम की ज़रूरत नहीं होगी। 100 से आगे की यदि कोई संख्या हो तो थोड़ी देर के लिए हमें सोचना पड़ता है कि ये क्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए 343, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये 7 का क्यू है। तो क्या ये इसको शॉर्ट विधि से बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके इकाई अंक को देखिए क्या है, 3 है। 3 का 2 गुना कीजिएगा 6। तो हमने कहा कि यदि 7 से विभाज्यता का नियम जांचना हो तो किसी भी संख्या का इकाई अंक शेष बची संख्याओं का दुगना करके घटाने पर यदि भागफल 7 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या आपका कट जाएगी। तो 34 ले लीजिए, इकाई अंक पर है 3, 3 का दुगना कीजिएगा, कितना होगा, 6। 6 यदि 34 में से 6 आएगा 28। अब देखिए 7 से 28 4 बार में कट जा रहा है, यानी पूरी की पूरी संख्या 343 जो होगी वो 7 से विभाजित होगी। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो 7 से कटने वाला हो। 175। इसको देखते हैं क्या ये संख्या 7 से कटने वाली है या नहीं। तो इसके इकाई अंक पर क्या है, 5 है। शेष बची संख्या क्या होगी, 17। 5 का दुगना कीजिएगा, कितना होगा, 10। घट कर आएगा कितना, 7। देखिए 7 जो है 7 से तो ऑलरेडी कट जाएगी। इस प्रकार 384, एक और संख्या देखते हैं, 384। क्या ये संख्या 7 से कटने वाली है या नहीं, बिना भाग दिए बताना होगा। तो आपको क्या करना है कि ये 38 ले लीजिए और इसके इकाई अंक पे 4 है, इसका दोगुना कीजिए तो कितना होगा, 8। तो 38 में से 8 गया 30, 30 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि दी हुई संख्या 384 जो है वो 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 7 के बाद हमें विभाज्यता का नियम चेक करना है 8 का। 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि यदि कोई संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है
तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। 4, 1, 2, 3, 5, 6 और 6, 4, 8, 8 × 64, 8 × 8, अंतिम 3 डिजिट जो है कटने वाला होगा। तो इसमें देखते थे अंतिम 3 डिजिट को ही पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये 8 से कटेगा। तो 8 में 6, 4, 8 से यदि कर देते हैं तो 8 × 64 कट गया, ऊपर सूत्र 8, 8 × 8। देख रहे हैं कि यदि इस संख्या का अंतिम 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या जो इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, अगर आप भाग दीजिएगा तो ये 8 से कट जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको उलझाने के लिए इतनी बड़ी संख्या दी होगी और प्रश्न सिर्फ यही रहता है कि दी हुई संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स करके। तो आपको क्या करना है कि अंतिम 3 डिजिट को 8 से विभाजित करके देख लीजिए। यदि ये संख्या 8 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, और यदि अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित नहीं है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब आगे देखते हैं 9 पे। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का 9 से विभाजित होगी, यदि उसके अंकों का योगफल 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे आइए एग्जाम्पल पे समझते हैं। 8 और 1, देखिए 8 है 1, 9, 9 से कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। दूसरी 7, 2, 9, 6, 5, 4, कुछ भी हम लिख सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए। 7, 2, 9, 9, 9, 18, 18, 6, 24, 24, 5, 29, 29, 4, 33, 29, 31, 33, 33 हम जानते हैं मित्रों कि 9 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल 729, देखिए 7, 2, 9, 9, 9, 18, तो 18 जो है वो 9 से विभाजित है, अतः पूरी की पूरी संख्या भी 9 से ये कट जाएगी। देखिए 9, 8, 72 कट जाएगा, ऊपर सूत्र 9, 9, 1, 9, यानी 9 से ये 81 बार में विभाजित है। 10 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी और बचा आपका अंतिम अंक 11। आपने सभी का अच्छे से रियाज कर समझ लिया जो अंतिम में मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि एक बात ध्यान से आप समझिए कि एक होता है सम संख्या और विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर हमें सम और विषम ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित है और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन हमें केवल इतना ध्यान देना है कि इसमें स्थानीय मान, स्थानीय दो चीज़ होता है अंकों में, आपने ध्यान दिया होगा। एक होता है स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय मान। जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं 9, 5, 4, इसमें 9 का स्थानीय मान लिखिए जानना होगा, तो 9 के बाद जितनी संख्याएं होगी उतना शून्य देना होगा, यानी 9 का स्थानीय मान 900 है और 9 का जातीय मान 9 है। जातीय मान का वैल्यू वो संख्या खुद होती है और स्थानीय मान उस संख्या के बाद जितने पीछे 0 होते हैं उतने 0 बैठ जाते हैं। तो किसी भी संख्या का, जैसे आप 1331 एक संख्या लेते हैं और हमें जांचना है कि दी हुई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, तो इसकी जांच के लिए यानी दी हुई संख्या का सम स्थानीय मान वाले अंक और विषम स्थानीय अंक वाले मान, जैसे इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से हम चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, ये संख्या नहीं, सब जैसे 1 जो है विषम है, इसका विषम स्थानीय मान को इंडिकेट कर रहा है। ये 2 है यानी सम है, तो ये 2 जो है सम स्थानीय मान वाले अंक को इंडिकेट कर रहा है। 3 फिर विषम हो गया, तो विषम स्थानीय मान 4 है, 4 किस जगह पर 1 है,
तो ये सम स्थानीय मान वाले अंकों को दर्शा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि दी हुई संख्या, कोई भी संख्या दी हुई हो, यदि इसके सम स्थानीय अंकों का योग एवं विषम स्थानीय मान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए इस एग्जाम्पल की ओर हम देखते हैं। देखिए, पहले हम विषम वाले लेते हैं, 1 और 3 कितना हो गया 4। अब सम वाले लेते हैं, 1 और 3 4, यानी इन दोनों संख्याओं के योग का अंतर क्या आया 0। तो दी हुई पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एक दूसरी संख्या लीजिए, 3 4 5 6 7 8, इसको देखते हैं। तो पहले हम सम वाला देखते हैं, विषम वाला लीजिए, 8 6 14, 14 4 18। अब सम वाले की बात करते हैं, 3 5 8, 8 7 15, इनका अंतर कितना आया 3। ना ही ये 0 है के बराबर है और ना ही 11 का गुणज है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दी हुई संख्या 34 56 78 3,45,678 जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित नहीं होगी। आइए एक बार पुनः रिवीजन इसका कर देते हैं एक बार में। तो 2 के लिए आपने समझा कि 0 2 4 6 8 होगा तो संख्या जो होगी 2 से विभाजित होगी। 3 के लिए सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 के लिए संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। 5 से कोई सी संख्या में भाग तभी लगेगा जब उसके इकाई अंक पर 0 और 5 हो। 6 के लिए इकाई अंक जो होगा, 6 के लिए यदि संख्या 2 या 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। 7 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्याओं में से घटाने पर यदि 7 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। 8 का विभाज्यता नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 में भी वही करेंगे कि सभी अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 का विभाज्यता नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो पूरी की पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। और 11 का विभाज्यता नियम कहता है कि किसी भी संख्या का स्थानीय अंक वाले और सम स्थानीय अंक वाले और विषम स्थानीय अंक वाले संख्याओं का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब विभाज्यता के नियम के बाद हम सरलीकरण के अगले शून्यों अंतिम से गुणनखंड में शून्यों की संख्या एवं घातांकीय नियमों को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि घातांकीय नियमों में कुछ संख्याएं होती है जिनके पावर दी हुई हो और उनके साथ कभी मल्टीपल, कभी डिवाइड, कभी गुणा या पावर के जस्ट ऊपर पावर होता हो। तो ऐसे प्रश्नों को हम इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए घातांकीय संकेतन और करणी। सबसे पहले हम घातांक को करणी और करणी को घातांक में बदलना सीखते हैं और उसके बाद उसके जो 3-4 पैटर्न है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले किसी भी संख्या को अंकों के रूप में, पावर के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम घातांकीय संकेतन कहते हैं और उसे रूट के टर्म में परिवर्तन करने को हम करणी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि 8 का पावर 1/2 हो तो ये देखिए ये घातांकीय संकेतन में है और इसको यदि हमें सॉल्व करना होगा तो इसको हम करणी में जब बदलेंगे तो सबसे पहले ये एक रूट का चिन्ह देते हैं। ये जो 8 है इसके अंदर चल जाता है और ऊपर वाली जो संख्या है, नीचे की जो संख्या है वो इसमें आती है और ये ऊपर वाली जो संख्या है इसके माथे पे चल जाती है।
ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, 4 का पावर 3/2 हो तो क्या करेंगे, 4 को ऐसे करनी में लिखेंगे, ये 2 जो है ये यहाँ पे आती है और इसके ऊपर वाला जो संख्या है इसके जस्ट अंदर चला जाता है। तो ये घातांकीय है और ये करनी है। अब इस करनी को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम है, पैटर्न है, जिसके तहत हम उस करनी को सॉल्व करते हैं। आइए अब उनको देखते हैं। वैसे इनका परिचय एक बार पहले भी हमने जिक्र किया है कि इस करनी के जो अंदर होता है इसको करणागत बोलते हैं और इसमें जो होता है वो करनी घात कहलाता है। इस करनी का नियम है मित्रों कि इसमें 2 को छोड़कर बाकी अन्य संख्याएं हम लिख सकते हैं, हालांकि 2 इसमें ऑलरेडी पहले से मौजूद रहता है। 2 के बाद यदि आपको 3, 4, 5, 6 जो भी आए उसको हम इसमें लिख सकते हैं। 2 केवल 2 नहीं लिखिएगा। अगर इसमें एक और बात है कि यदि मान लीजिए कि इसमें कहीं माइनस दे दे, 4 के पावर -2/3, इसको यदि हमें करनी में बदलना होगा तो माइनस के लिए केवल बटे में 1 ले लेंगे और बाकी ऐसे रूट को लिखेंगे। ये 4 अंदर रहेगा, ये जो नीचे वाला होता है ये इसमें आता है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 इसके माथे पे। ठीक, तो जैसे इसमें देखिए ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका घातांकीय संकेतन और ये है करनी। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नियम है, जैसे a का पावर m गुना a का पावर n, यानी कोई संख्या घातांकीय संकेतन में हो और उसका आधार सेम हो और पावर यानी इसके जो माथे पर ये पावर दिख रही है ये अलग अलग हो और गुणे में हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक आधार लेकर के पावर को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5, ये आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक आधार लेकर के पावर को जोड़ देंगे, यानी 2 का पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब गुना के बाद इसका दूसरा टर्म भाग का आता है, a के पावर m भागा a का पावर n। यदि दी हुई संख्या घातांकीय संकेतन में हो, इनका आधार एक समान और पावर अलग अलग भाग में हो, तो एक आधार लेकर के पावर को हम घटा देते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि 3 के पावर 4 भागा 3 के पावर 2। देखिए यहाँ पर आधार सेम है और पावर अलग अलग हो और ये भाग में है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 3 के पावर 1 आधार ले लिए 3 और भाग में हो तो पावर घटा देते हैं, तो 4 - 2 यानी 3 का पावर 2 बराबर 9 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें 2 पैटर्न और है जिसमें पावर के ऊपर पावर लगा हो। आइए उस तीसरा पैटर्न पर देखते हैं कि यदि a का पावर m उसके पावर n और उसका भी पावर p हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि एक ही आधार को लेकर के m गुना n गुना p। एग्जाम्पल पे समझिए, 2 के पावर 3 उसका पावर 4 और उसके पावर में 5 हो, तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व करने के लिए 2 का पावर 3 गुना 4 गुना 5 यानी 3 × 4 = 12, 5 × 60, 2 का पावर 60 आंसर आपका हो जाएगा। एक चौथा पैटर्न और है मित्रों, ऊपर वाले हटा देता हूँ, जिसमें पावर सेम हो और आधार अलग अलग हो जाते हैं, जैसे a का पावर m गुना b का पावर m, यानी आधार अलग अलग हो और पावर एक समान हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि आधारों को गुना करके पावर 1 ले लेते हैं, जैसे ab का पावर m। एग्जाम्पल है 4 के पावर 3 गुना
8 का पावर 3। यदि ऐसे सवाल हो तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 4 आठी 32 का पावर 3। तो जाहिर सी बात है, जब आप अंक गणित की किताब आर.एस. अग्रवाल के सरलीकरण चैप्टर को जब हम शुरू करेंगे तो उसमें ऐसे सब बहुत सारे प्रश्न आएंगे जहां पर ये आपके सूत्र और पैटर्न बेहद काम आएंगे। हम उसकी भी वीडियो आपके साथ लाएंगे। तब तक पहले उसके बेसिक कैलकुलेशन को हम सीख ले, ताकि हमें क्वेश्चन बनाते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आइए सिंप्लीफिकेशन के एक और पैटर्न को देखते हैं, जिसमें प्रश्नों में एक लंबी श्रृंखला में गुणा दी हुई हो और उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या पूछता है। जैसे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को यदि हम गुना में कर दे तो हमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 कितना 100। तो इसके लिए भी मित्रों ऐसे देखने में अगर आप नहीं जानते हैं तो निकालना तो बहुत ही कठिन है। जैसे 1 से लेकर 10 तक में देखिएगा तो 2 आएगा। ऐसे अगर हम करते रहे, अभी 100 दिया, कभी 1000 आ जाएगा, कभी 500, चाहे जितनी भी दी हुई हो। बस इसका एक ही रामबाण है कि इसमें आप जो अंतिम संख्या है 1 से लेकर के शुरुआती तक जरूर देख लीजिएगा कि कितना तक कह रहा है। तो 1 से लेकर 100 तक है, तो 100 में आप 5 से भाग दे दीजिए तो भागफल कितना आएगा 20 5 100 कट जाएगा, यानी 20। देखिए मित्रों, अभी भी ये 20 यानी 20 तो आएगा ही आएगा, परंतु ये 20 भी अभी 5 से और विभाजित होगा। तो 20 को भी एक बार और 5 से विभाजित कर दीजिए, 5 का 20 कट जाएगा, यानी 4 और मिले हैं। तो कहने का मतलब अब 4 5 से डिविजिबल नहीं है। तो कुल शून्यकों की संख्या हो जाएगी 20 प्लस 4 24, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं को यदि आप लगातार गुना करेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या आपको कितनी प्राप्त होगी 24। और बेसिक कैलकुलेशन की लगभग हमने आपको सारी संक्षिप्त विधियाँ बता चुकी है। यदि कोई छूटेगी तो जब आपके एक्सरसाइज चालू करवाए जाएंगे तो उस समय पूरा किया जाएगा। अपने कमेंट्स और विचार हमें ज़रूर बताएं। आपको जो भी दिक्कत होगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका आपको सभी का सॉल्यूशन देंगे। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। आप सभी मित्रों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।